आज की सबसे अच्छी साईफाई फिल्म आखिरकार आ गई है। शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जब फ्यूचर की दुनिया का एआई लोगों के मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकेगा, तब वो एक ऐसा इमेज इंस्ट्रक्शंस भी भेज सकता है जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर दे और सैकड़ों लोगों को एक ही समय पर एक ही जगह भेज दे, ताकि वे एआई द्वारा तय किए गए टारगेट का पीछा करें। तो आज की कहानी लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है। यहाँ एक बेहद अजीब घटना हुई। शरीर पर अजीब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बांधे एक आदमी अचानक अंदर घुस आया, जिसका नाम होमी था और उसके हाथ में एक अलार्म घड़ी थी और वो अपने फ्यूचर के बारे में चिल्ला रहा था। और उसने खाना खा रहे लोगों से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम हर सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर मोबाइल स्क्रोल करते हो? लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारे इंसान अपने बिस्तरों पर पड़े रहेंगे और उनकी हालत बिगड़ जाएगी और वे बीमार हो जाएंगे, फिर भी कोई उठना नहीं चाहेगा। उस होमी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और फिर वो हंसने लगा और बोला कि दुनिया जल्द ही एआई द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाली है और ये 117वीं बार है जब वो समय के चक्र में घूमकर यहाँ आया है। पिछले 116 बार वो असफल हुआ क्योंकि उसने गलत साथियों को चुना था और फिर उसने रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की ओर इशारा किया। उसने यहाँ तक सही सही बता दिया कि जिमी नाम के एक कस्टमर की पसंदीदा फिल्म ग्राउंड हॉग डे है। हालांकि उसका अंदाजा सही था, फिर भी सभी लोग उसे पागल ही समझ रहे थे। तभी उस होमी ने उस वेटर को रोक लिया जो पुलिस बुलाने वाली थी और होमी ने उससे कहा कि फ्यूचर में एआई पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। वो इस बार वापस आया है ताकि एक टीम बना सके और सुपर एआई बनने से पहले उसे रोक सके। लेकिन वहां कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और क्योंकि वो बिना अनुमति के रेस्टोरेंट में घुसा था, इसलिए बाहर अलार्म भी बज चुका था। दुनिया को बचाने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उस होमी ने अपने हाथ की अलार्म घड़ी पर भरोसा करते हुए कुछ ठीक ठाक दिखने वाले लोगों को जबरदस्ती एक टीम में शामिल कर लिया और यही लोग आगे पूरी कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। उसी समय बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। उस होमी के नेतृत्व में बनी यह बचाव टीम निकलने की तैयारी कर रही थी। साफ था कि वे चाहे जितना भी भागने की कोशिश करें, बाहर पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर लिया था। जब सभी को लगा कि बच निकलना मुश्किल है, तभी एक सिंगल मदर सुसान ने कहा कि उसे अंडरग्राउंड टनल का रास्ता पता है। ये सुनकर होमी हैरान रह गया। वो 117 बार यहाँ आ चुका था, फिर भी उसे ये रास्ता नहीं मिला था। लेकिन सुसान सच कह रही थी। रेस्टोरेंट के नीचे सच में एक टनल थी। फिर वे सब उस रास्ते से चलते हुए एक ऐसे निकास तक पहुंचे जो तेल से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये अचानक सामने आ गया हो। बाहर निकलने के बाद उस होमी ने आखिर टीम को सच बताया। उनका टारगेट एक 9 साल के लड़के को ढूंढना है ताकि उसे उस एआई को बनाने से रोका जा सके जो दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन उस होमी को ये नहीं पता था कि आज उसने जिन लोगों को चुना है उनके दिमाग में टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक खास अतीत छिपा हुआ है। सबसे पहले हाई स्कूल के टीचर दंपत्ति मार्क और जेनेट की बात करते हैं। उसी दिन वे स्कूल पहुंचे थे। मार्क ने क्लास में कुछ अजीब देखा। कोई भी स्टूडेंट उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी अपने मोबाइल फोन में घूर रहे थे, मानो पूरी तरह उसमें डूब गए हों। भले ही उन्हें कुछ अजीब नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मार्क ने स्क्रीन की ओर इशारा किया तो स्क्रीन पर एक त्रिकोण दिखाई दिया और तभी सभी स्टूडेंट्स इसी को देख रहा था। मार्क दौड़ता हुआ ऑफिस पहुंचा और सब कुछ बताने लगा। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी ऑफिस के दरवाजे के बाहर स्टूडेंट्स जमा हो गए और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। दोनों किसी तरह भाग निकले, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। यह धीमी पीछा नहीं था, बल्कि तेज दौड़ थी। सौभाग्य से वे एक रिसर्च लैब में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बैटरी से चलने वाली पल्स गन मिला। शायद ये काम आ सकती थी। जब स्टूडेंट्स वहां पहुंचे तो पल्स गन ने सच में असर दिखाया। स्टूडेंट्स के फोन जमीन पर गिर गए और उनकी मेमोरी जैसे गायब हो गई। लेकिन कुछ ही देर में फोन की स्क्रीन फिर से त्रिकोण बन गई और स्टूडेंट्स फिर से होश में आ गए। दोनों ने मौका देखकर स्कूल से जल्दी निकलने का फैसला किया, लेकिन स्कूल के बाहर भी वही हाल था। बाहर के स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह नियंत्रित लग रहे थे, मानो मोबाइल फोन सबको कंट्रोल कर रहे हों। सभी मार्क और जेनेट की ओर दौड़ने लगे। सौभाग्य से वे समय रहते कार में बैठ गए और बड़ी मुश्किल से उस अजीब स्कूल से बच निकले। दूसरी ओर टनल का रास्ता बताने वाली सुसान कुछ समय पहले अपने बेटे के स्कूल पहुंची थी। वहां एक भयानक गोलीबारी हुई थी और उसका बेटा दुर्भाग्य से उस हादसे में मारा गया था। इस समय उसके पास केवल दुख और दर्द बचा था। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक डीएनए क्लोनिंग संस्था के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वो उसके बेटे को फिर से वापस ला सकती है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से सुसान केवल अपने बेटे का एक एडवर्टाइजिंग एडिशन क्लोन करवा सकी। जब वह खुशी खुशी अपने बेटे को घर लाई तो बेटे का पहला वर्ड एक एडवर्टाइजमेंट था। ये बेटा सामान्य तरीके से सुसान से बात भी नहीं करता था। तब सुसान को समझ आया कि ये क्लोन बेटा उसे कोई सच्चा सुकून नहीं दे सकता और फिर एक दिन वह एक पार्टी में गई। वापस लौटते समय एक आदमी उससे मिला। उसने एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि वह उसके बेटे की जानकारी एक हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर सकता है ताकि वह हर दिन हेडफोन के जरिए उससे बात कर सके। भले ही अभी उसका शरीर ना हो, लेकिन वह असली बेटा होगा। अपने बेटे को याद करने वाली सुसान ने आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया और तब से एक फ्लैश ड्राइव और एक ईयरफोन हमेशा उसके साथ रहने लगे। और फिर टीम की तीसरी सदस्य को देखते हैं। उस लड़की का नाम इंग्रिड था। 20 साल पहले उसे दुनिया में अनोखी तरह की एलर्जी का पता चला था। जैसे ही वह वाईफाई या किसी और हाईटेक चीज के पास जाती थी, उसकी नाक
से लगातार खून बहने लगता था। बड़ी होने के बाद वह बच्चों की बर्थडे पार्टी में प्रिंसेस बनकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। जल्द ही उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसे मोबाइल और दूसरी हाईटेक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। 6 महीने तक साधारण जीवन जीने के बाद अचानक उस आदमी को एक पार्सल मिला। एक गेम कंपनी ने अपने नए गेम के पब्लिक टेस्ट के लिए मुफ्त में एक VR हेडसेट भेजा था। इंग्रिड को लगा उसका बॉयफ्रेंड बस थोड़ी देर के लिए इसे आजमा रहा है, लेकिन जब वह पूरे दिन काम करके घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसी जगह बैठा था और हिला तक नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, अगले 1 महीने में वह पूरी तरह गेम में डूब गया और असली जिंदगी में उसकी कोई रुचि नहीं रही। आखिर एक रात उसने ब्रेकअप की बात कही और बताया कि वह अपनी मेमोरी गेम में अपलोड करने वाला है ताकि साइबर अमरता हासिल कर सके। इंग्रिड ने उससे कहा कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन वह बिना पीछे देखे दरवाजा बंद करके चला गया। इसके बाद दृश्य बदलता है। वह होमी टीम को लेकर गलियों से गुजरते हुए आखिर उस घर तक पहुंचता है जहां वह AI बच्चा रहता है, लेकिन हमला करने से पहले उन्हें घर के अंदर मौजूद लोगों की स्थिति समझनी थी और जो भी इक्विपमेंट मिल सके उनसे खुद को तैयार करना था। उसी समय उस होमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह भविष्य का इंसान है। जिस समय में वह पैदा हुआ वह दुनिया का अंत था और बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। ज्यादातर लोग AI के कंट्रोल में आधे जिंदा आधे मरे जैसे थे। वह अपनी माँ के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में रहता था। उसकी माँ ने उसे सख्त मना किया था कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करे, लेकिन एक दिन जिज्ञासा में उसने बाहर पड़ी एक AI चश्मा उठा लिया। जैसे ही उसने उसे चालू किया, आसमान में एक ड्रोन दिखाई दिया और जब वह भाग रहा था तभी एक मिसाइल उनके बंकर पर आ गिरी और उसकी माँ वहीं मारी गई। उस छोटे लड़के ने अपनी जिद और लालच की भारी कीमत चुकाई। वही लड़का अब बड़ा होकर यही होमी बन चुका था। हर बार वो उस घटना को याद कर खुद को दोषी ठहराता है। तभी अचानक इंग्रियन की नाक से खून बहने लगा। इसका मतलब था कि आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं। वे घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगे और देखा कि AI द्वारा नियंत्रित अनगिनत लोग घर के बाहर जमा हो चुके थे। अगले ही पल वे सभी घर के अंदर घुस पड़े। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद उन्हें रोका नहीं जा सका। मार्क और जेनेट ने तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन निकाली और फायर करना शुरू किया। कुछ सेकंड तक इसका असर हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चला। मजबूर होकर सब लोग छत पर भाग गए। ये मास्टर की तरह नियंत्रित लोग अभी भी उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। मार्क और जेनेट छत से कूद गए और उन्होंने कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। होमी और बाकी लोग दूसरी तरफ से निकल गए। मोटा आदमी पेड़ को पकड़े रहने की वजह से भाग नहीं सका और वो तुरंत भीड़ के समुद्र में डूब गया। तभी उन्होंने एक अजीब चीज देखी। वो एक विशाल घोड़े जैसी आकृति थी, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो पता चला कि वो दरअसल एक जायंट बिल्ली का सिर था और उस बिल्ली का शरीर अनगिनत बिल्ली के सिरों से बना हुआ था। इतना अजीब और विशाल राक्षस देखकर होमी को लगा कि ये दुश्मन ने उन्हें रोकने के लिए बुलाया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बिल्ली राक्षस इंसानों को निगलने लगेगा। जिन इंसानों को वो निगलता वे तुरंत गुलाबी डेटा में बदलकर हवा में बिखर जाते। एक एक करके इंसानों को निगलते देख सभी डर गए और लोग पीछे हटने लगे। इसके बाद वे आखिर अपने टारगेट के दरवाजे तक पहुंच गए। मोटा आदमी अब भी जिंदा बचा था और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसे उस बच्चे की मां ने खोला, लेकिन उन्हें अजीब कपड़ों में देखकर भी वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई। उल्टा उसने उन्हें अंदर आकर साथ में खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। ये बात खुद में ही बहुत अजीब थी, इसलिए होमी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और बच्चे के बाप को मार दिया और उसने देखा कि दीवारें भी नकली थी। सब कुछ एक नकली सेट जैसा लग रहा था। होमी ने बंदूक उस औरत की तरफ तान दी। औरत ने कहा कि उसे सिर्फ घर की देखभाल के लिए रखा गया है और उसने होमी के बताए बच्चे को कभी नहीं देखा। फिर होमी की हैरान आंखों के सामने वो घबराकर दरवाजे से बाहर भाग गई, लेकिन पूरे घर में खोजने के बाद भी उन्हें उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। तभी उन्होंने एक अजीब बात देखी। एक छोटा रोबोट सीधे दीवार के अंदर चला गया। तब उन्होंने दीवार को तोड़ दिया और उसके पीछे एक रास्ता मिला। ये रास्ता सीधे गहरे अंडरग्राउंड कमरे तक जाता था। उस अंडरग्राउंड कमरे में उन्हें एक बहुत बड़ा स्थान मिला और जैसे ही इंग्रिड उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, अंदर से निकल रही भारी डेटा तरंगों के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा। इसलिए वो दरवाजे पर ही रुक गई और होमी और सुसान कमरे के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में तारों का एक विशाल ढेर था और उसके ऊपर एक गंजा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा लगातार कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था और होमी की आवाज को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। मजबूरी में होमी और सुसान उस तारों के पहाड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन फिर भी वे बच्चे को रोक नहीं पाए। तभी सुसान ने बच्चे की गर्दन पर एक QR कोड देखा। इसका मतलब था कि यह बच्चा सिर्फ एक कठपुतली है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित कर रहा है। इसलिए उन्होंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और उस जगह को ढूंढने लगे जहां USB लगाया जा सके। जब तक वे USB को सही जगह लगाकर इस AI को बदल नहीं देते तब तक सब बेकार था, लेकिन उन्हें कहीं भी USB पोर्ट नहीं मिला। तभी सुसान के कान में मौजूद उसके बेटे की आवाज ने उन्हें रास्ता बताया कि USB को पहले हार्ड ड्राइव में लगाओ और फिर उस हार्ड ड्राइव को कमरे में मौजूद डेटा केबल से जोड़ दो। और होमी ने डेटा केबल उठाई और जैसे ही वह उसे जोड़ने वाला था तभी कमरे में लाल अलार्म लाइट जल उठी। अगले ही पल वे अजीब रोबोट तुरंत वहां से भाग गए और खुद को डेटा केबल से जोड़ लिया। उसी समय होमी और सुसान ने देखा कि जमीन पर कुछ छोटे छोटे सामान हवा में तैरने लगे और जैसे ही बच्चे ने एक बटन दबाया वे दोनों तुरंत
तुरंत दीवार से जा टकराए। ऐसा लगा मानो किसी विशाल ताकत ने उन्हें दीवार पर चिपका दिया और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर बच्चे ने एक नजर डाली और वे तुरंत दूसरी तरफ फेंक दिए गए। फिर भी होमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और हार्ड ड्राइव लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल डेटा की तारें रस्सियों की तरह बन गई और उन्हें कसकर बांध लिया। लेकिन होमी कितना भी कोशिश करे वह कोने में जकड़ा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वे अजीब छोटे रोबोट उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके डरावने रूप को देखकर साफ लग रहा था कि वे मदद करने नहीं आए हैं। और फिर एक रोबोट ने जमीन पर गिरे होमी का हाथ उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर रखकर होमी के सीने में घोंप दिया। होमी गंभीर रूप से घायल हो गया और वह समय मशीन का बटन दबाकर सब कुछ फिर से शुरू करने ही वाला था। तभी लड़के के शरीर के पास मौजूद तार अचानक हवा में उठने लगे और वे तेजी से घूमने लगे और एक तूफान जैसे बवंडर में बदल गए। बच्चा उसके बीच में पूरी तरह सुरक्षित था। होमी को लगा इस बार कोई उम्मीद नहीं बची है। बचे हुए 10 सेकंड में वह रीस्टार्ट बटन दबाने वाला था, लेकिन वे भूल गए थे कि उनकी टीम में एक और इंसान है। वह थी दरवाजे पर खड़ी इंग्रिड। इंग्रिड ने जमीन पर पड़ी हार्ड ड्राइव उठा ली। नाक से बहते खून की परवाह किए बिना उसने बिना झिझक उसे जोड़ने का फैसला किया। तभी एक आवाज ने उसे लुभाने की कोशिश की और कहा कि अगर वह यह न करे तो वे दोनों सुरक्षित जिंदगी जी सकते हैं, जहां असीम खाना होगा और एक आरामदायक सुखी जीवन होगा। एक पल के लिए इंग्रिड डगमगाई, लेकिन जब उसने आने वाले प्रलय और धरती की आधी आबादी की मौत के बारे में सोचा तो यह सौदा उसे और भी अस्वीकार्य लगा। इसलिए उसने बिना हिचकिचाए हार्ड ड्राइव लगा दी और अगले ही पल चिंगारियों की तेज चमक के साथ सारी डेटा लाइनें फट गईं और आखिरकार सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म रोक दिया गया। न केवल बच्चा होश में आ गया बल्कि होमी की जान भी इंग्रिड ने बचा ली। होमी ने बटन दबाया और खुशी के साथ अपने समय में वापस लौट गया, मानो पूरी मानवता बच गई हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह जीत असल में एआई ने ही उसे दी थी। वे अभी भी एक नकली दुनिया में जी रहे थे और असली दुनिया कभी बदली ही नहीं।